चलो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबों को A3 स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम टॉप 15 क्वेश्चंस को लिए हैं साइंस में, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। क्लास को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो, शिवनाथ सिंह गुड इवनिंग, मुकेश सिंह गुड इवनिंग। और सभी बच्चे शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे लाइव आ जाएंगे। चलो, मुकेश, अंकित, सबों को गुड इवनिंग। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। बताओ, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वक्रता केंद्र, सेकंड है प्रकाशिक केंद्र, सी है द्वारक केंद्र और डी है अक्ष केंद्र। जरा सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा आंसर। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो देखो ना, अभी तक आंसर आया नहीं है कि जल्दी जल्दी आंसर भेज दो भाई। चलो देखो ना, यहाँ पे पूछ रहा लेंस का केंद्रीय बिंदु। देखो लेंस होता कैसा है, इस टाइप में। लेंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या लेंस नाम देंगे? उत्तल लेंस। एक और लेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अवतल लेंस। इसी लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है। इसी का नाम क्या है, अभिसारी लेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन है कि बताओ केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ से देख लो ऐसे ना, देखो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है ना वो बीच में होता है, ठीक है। इसका भी कहाँ होगा, बीच में। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र ना। यहाँ पे देखो द्वारक जो होता है ना, कहाँ पे होता है, वो मिरर पे होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र भी लेंस का होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। वक्रता केंद्र नहीं होता ना, लेंस का केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र, जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है। यह वक्रता केंद्र भी लेंस में होता है ना। जैसे अगर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान ले, ऐसे मिला दे, तो यहाँ पे देखो एक होता है F1, इधर होता है 2F1, ठीक है। पढ़ा होगा। तो इसी 2F1 को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र C1। तो याद रखना लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं ना। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। याद रखना है, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो याद रखना लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस कितने टाइप को होते हैं, तो टू टाइप को होता है, एक उत्तल और एक अवतल ना। इस भी पूछा जाता है उत्तल का दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस ना, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अवतल को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। अप का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग ना, यानी देखो अभिसारी का मतलब होता है किरण को क्या करना, कन्वर्ज कर देना, यानी जितने किरण आएगा सबको एक ही पॉइंट में क्या कर देना, मिला देना। चलो भाई, अभी क्लास चल रहा है, जरा बताना चल रहा है क्लास या नहीं, जरा बताओ। चलो ठीक है, यस सर, वेरी गुड। चलो देखो ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन फिर से हम इसको कर देते हैं रिपीट। क्वेश्चन था वाहनों के साइड मिरर ना, यानी वाइनिंग मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण ना। याद रखना उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी एवं सीधा बन जाता, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा भी बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक एवं क्या बनता है, उल्टा बनता है ना। इसका यूज पूछा जाता है तो गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में ईएनटी का डॉक्टर ना कौन सा यूज करता है, डॉक्टर लोग यूज करता है, ठीक है। हजामती यानी सेविंग मिरर के तौर पर, और सर्च लाइट और टार्च पे यूज होता है, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ भाई, किसी को डाउट है। चलो देखो नेक्स्ट ना, चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बोलता है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। बताओ रासायनिक दूत हम किसे कहते हैं, उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, जरा बताओ किसे हम रासायनिक दूत कह सकते हैं। ऑप्शन है, चार ऑप्शन, चारों में बताओ आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी। जल्दी कमेंट करो, अभी तक आंसर आया नहीं है। चलो अंकित का आ रहा है 3A ना। यहाँ पे देखो आंसर का हो जाएगा हार्मोन, ठीक है। रासायनिक दूत हम लोग किसको बोलते हैं, हार्मोन्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से याद रखना हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां ना, कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां से क्या निकलता है, हार्मोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नलिका विहीन, यानी डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पे देखो हार्मोन को हम लोग को बोलते हैं रासायनिक दूत। इसे देखो क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कही जाती है ना। कई प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जैसे एक होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। क्या होता है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। एक होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, कौन कौन होता है, एक होगा पिट्यूटरी ना, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है ना। एक होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, कौन होगा, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। एक का होता है थायराइड ग्रंथि। चौथा हम बात करें तो पाराथायराइड भी होता है, पाराथायराइड, ठीक है, पाराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। फिर अगर बात करें अगला और 5 नंबर, तो होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के होते हैं ना। पिनियल ग्लैंड जो होता है, इसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। पिनियल ग्लैंड से क्या निकलता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन,
टोनिन नामक का निकलता है, हार्मोन निकलता है, ठीक है, हार्मोन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो निकलेगा पीनियल ग्लैंड ना। देखो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, कई प्रकार के, जैसे प्रोलेक्टिन हार्मोन, कौन निकलेगा, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन हार्मोन ना, प्रोलेक्टिन हार्मोन निकलेगा, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन लिख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। एसटीएच हार्मोन निकलता है, एसटीएच हार्मोन निकलता है, कई प्रकार के का निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। यहाँ से देखो थायराइड ग्रंथियां जो होती है ना, इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता, कौन हार्मोन, थायरोक्सिन, कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरोक्सिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता, थायराइड ग्रंथिया से। पाराथायराइड जो होता है ना, इसमें कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता, पाराथायराइड से निकलता है। नहीं चल रहा इसमें, ये अपने, हाँ? ये तो अपने आप, ये तो बंद हो गया, ये बंद है, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन पाराथायराइड से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से देखना एक और ग्रंथि क्या बचा, हाँ एडिनल ग्रंथि ना, यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो इसको बोलते हैं अपतकालीन ग्रंथि भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपतकालीन ग्रंथि, ठीक है, याद रखना इसे नाम कहा देता है अपतकालीन ग्रंथि। यहाँ से अपतकालीन हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग एड्रिनल हार्मोन भी बोलते हैं ना, एड्रिनल, एड्रिनल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रिनल नामक हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है या नहीं, किसी को डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। पाचक रस ना, पाचक रस कहाँ से निकलता भाई, अग्नाशय से, ये कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से ना, पाचक रस कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से भी निकलता है, छोटी आंत से भी निकलता है, कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, छोटी आंत से भी पाचक रस निकलता है ना। अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम कौन होता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, वो कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। छोटी आंत से कई प्रकार का हार्मोन निकलता है, इरेप्सिन निकलता है, ठीक है। ग्लैक्टेज, ये सब हार्मोन कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से। जरा बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है कि आगे बढ़े, जरा कमेंट कर दो अगर डाउट है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो ना, एक उद्दीपक होता है, ये कहाँ से निकलता है, तंत्रिका तंत्र से, याद रखना ये कहाँ से निकलता है, तंत्रिका तंत्र इसको उत्पन्न करता है ना। क्वेश्चन पूछ ले उद्दीपक कहाँ पैदा होता है, तो तंत्रिका तंत्र। आवेग भी कहाँ होता है, तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना भाई ले सकता है, चलो ठीक। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसे हम ठीक करने के लिए अवतल लेंस को प्रयोग करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दूर दृष्टि दोष। जरा बताना किस, रितेश सर बार बार साउंड हो रहा है, कच्ची साउंड हो रहा है भाई, जरा भी ठीक है, बताओ रितेश कुमार, साउंड सही है या नहीं। चलो बताओ भाई क्या आंसर होगा 4 का। चलो खुशी सिंह का ए है, अंकित का बी है, और बच्चे दे जवाब। जितने बच्चे लाइव हैं कोशिश करें सभी बच्चे आंसर दें। देखो ना क्वेश्चन पूछ रहा अवतल लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस को ठीक करने के लिए देखना, जरा बताना दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है ना, इसको ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, उत्तल लेंस का, ठीक है।
अब अबिंदुकता जो होती है ना, इसमें हम लोग बेलनाकार लेंस लेते हैं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस ना, बेलनाकार लेंस, ठीक है। जरा दूरदृष्टि दोष होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस ना। इसमें देखो द्विफोक्सी लेंस हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे इस प्रकार से क्या होगा, लेंस होगा। इसमें दो प्रकार से होगा ना, ऊपर में क्या होता है, अवतल, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे में क्या होता है, उत्तल। अवतल से कौन सा दृष्टि दोष को ठीक करेगा, वो निकट, और उत्तल से क्या कर देगा, दूर। अब यहाँ से निकट दृष्टि दोष को हम लोग ठीक करते हैं किस लेंस से, अवतल लेंस से। कौन सा लेंस हो जाएगा बाबू, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवतल लेंस। तो हमसे क्वेश्चन ही क्या पूछा था कि अवतल लेंस किस दोष को दूर करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं। अब देखो यहाँ से जो दूर दृष्टि दोष है ना, दीर्घ दृष्टि दोष में किस प्रकार की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है, नहीं दिखाई देती है, ठीक है, नहीं दिखाई देती है, ठीक है, नहीं दिखाई देती है। अगर मान के चले हम निकट दृष्टि दोष करेंगे तो यहाँ पे दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है ना, याद रख लेना, ठीक है। अब बिंदुकता में होता है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। जरा दूर दृष्टि में दोनों प्रकार के वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है ना। जरा दूर दृष्टि का मतलब होता है नहीं निकट वाली बढ़िया से दिखाई देगा, नहीं दूर वाली, तो उसमें हम लोग कौन सा लेंस करते हैं, बाई फोकल लेंस। ऊपर में होता है अवतल जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है, मतलब यह दूर देखने में हेल्प करता है, दूर वस्तु को कहाँ ले जाता है, दूर, यानी दूर को दिखाई देगा। और उत्तल जो है ना वस्तु को कहाँ ले आएगा, निकट। तो दोनों प्रकार के दोषे का हो जाती है, ठीक हो जाती है। बात आया समझ में कि नहीं। चलो ठीक है, किसी को डाउट है। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर लाइक करते रहेंगे ताकि और बच्चे लाइव आ जाए। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि एक विद्युत यूनिट बराबर है, मतलब एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 जूल के, 4.2 जूल के। बताओ एक यूनिट किसके बराबर होता है। चलो भाई बताओ, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब एग्जाम का भी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे, चलो किसका आंसर है, अंकित का 5 का बी आ रहा है, और बच्चे बताएं क्या होगा आंसर, रितेश का ए आ रहा है। चलो भाई कोशिश करो सब कोई देने का, खुशी सिंह बी है। चलो देखो ना यहाँ पे देखो, एक विद्युत यूनिट ना, एक विद्युत यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट ना। तो यूनिट भी पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ से देखो 1 किलोवाट घंटा कौन है, ऑप्शन नंबर बी ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको तुम निकाल सकता है कितना होता है, इसका एनर्जी निकाल सकते हो। तो देखो 1 किलो का मतलब कितना वाट, 1000 वाट। और घंटा को सेकंड में चेंज कर दो तो कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। बताओ एक घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। तो अगर हम इसको और बढ़िया से लिखे तो 3600 हो जाएगा, और इधर से 3 जीरो, कितना हो जाएगा टोटल, 36 लाख का हो जाएगा वाट सेकंड। अब देखो इसको इतना भी तो लिख सकते हैं ना, 10 के पावर कितना 5 वाट सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। अब इसी को बढ़िया से लिखोगे तो 3.6 10 टू द पावर कितना 6 जूल ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल। तो क्या जवाब देंगे, 1 किलोवाट आवर जो होता है ना उसमें कितना जूल होता है, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल ना। जूल किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का। क्वेश्चन पूछेगा ऊर्जा का एसआई यूनिट का होता है, एसआई यूनिट तो याद रखना क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल भी होता है।
और इलेक्ट्रॉन ना ऊर्जा को कई रूप में मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग ऊर्जा को मेजरमेंट करते हैं ना, तो ये भी याद रख लेना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी क्या कर ले, याद कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 कितना होता है -19 जूल होता है। ये तो कई बार का किया एग्जाम में पूछ लिया है, इसे तो याद करना। जरा बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, समझने को किसी को तकलीफ है तो बताओ। नो सर, चलो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई जरा बताना, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बायोगैस का उत्पादक होता है। बताओ बायोगैस का उत्पादक क्या होता है, मतलब बायोगैस कहाँ से उत्पाद होता है, गोबर से, लकड़ी से, कोयला से, इनमें से किसी से नहीं। जरा बताओ बायोगैस कहाँ से बनता है, जल्दी में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दो, बायोगैस कहाँ से बनता है। चलो आ रहा है, सबका आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए का होगा सही, गोबर से ना। देखो बायोगैस जो होता है ना, इस बायोगैस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना गोबर गैस में सबसे मुख्य गैस कौन होता है, मुख्य गैस पूछा जाता है, ठीक है। मुख्य गैस तो क्या होता है, मीथेन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। मुख्य गैस क्या होता है, मीथेन। मीथेन के फॉर्मूला क्या होता है, CH4 ना। कितना परसेंट होता है, कभी परसेंट पूछ ले तो जवाब देना 75% ना। इसका नाम गोबर गैस इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो है ना किसमें खोज किया था, गोबर में खोज किया गया था ना। इसका खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता ना, इसका खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना CB देसाई। कौन था, CB देसाई ना। इसका खोज किसने किया था, CB देसाई ने किया था ना। यह क्या होता है, प्रदूषण फैलाता नहीं है, प्रदूषण का होता है रहित होता है, या ईंधन के तौर पर क्या किया तो उपयोग ना। गोबर गैस ईंधन के तौर पर क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग, ठीक है। ईंधन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। गोबर गैस में और चीजें निकलती है, ठीक है। गोबर गैस का मुख्य उत्पादक में और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन गैस भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। इतना गैसें होती है, ठीक है। तो याद रखना गोबर गैसें जो मिक्सचर होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है ना। अब यहाँ से देखो कोयला ना, एक कोयला एक प्रकार से ईंधन है, कैसा ईंधन है, तो याद रखना यह जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है, यह जीवाश्म ईंधन है ना। कैसा ईंधन है, यह जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। और ये ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो अनवीकरणीय ना, अनवीकरणीय। यह कैसा स्रोत है, तो अनवीकरणीय है, ठीक है। यह अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। लकड़ी जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, क्यों, क्योंकि हम लोग प्लांट को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अब प्लांट से ही क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बात आया समझ में, चलो वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चे दिए 75% CH4, बहुत अच्छा। यहाँ तक बताओ किसी को तकलीफ है समझने में, चलो ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो बोलेंगे जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन कैसा स्रोत होता है, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जो दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता, मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोयले को बनने में लगभग क्या होता है, करोड़ों वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। चलो ठीक, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। बता मैग्निफिकेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है कि मात्रक हीन होता है। चलो बताओ मैग्निफिकेशन का एसआई यूनिट क्या होता है।
कोशिश करो जल्दी जल्दी आंसर दे दें, ठीक है। चलो कौन तो बोला भाई, किसका नाम है, रितेश कुमार, 7 का डी, वेरी गुड। आंसर का होगा मात्रक विहीन होगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। क्यों होगा देख लो, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ का होता है ऑब्जेक्ट, या ये भी होता है कि भी अपॉन यू। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, लेंस का। क्वेश्चन किसका पूछा है, लेंस का ना, तो ये लेंस का आवर्धन है। किसका बात कर रहे हैं, लेंस का, ठीक है। तो लेंस का आवर्धन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताओ दोनों जब हाइट है तो हाइट को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, मान लेते हैं मीटर में मेजरमेंट किए, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों मीटर मीटर है, दोनों कट गया, तो मतलब क्या होता है, कोई मात्रक नहीं ना, याद रखना कोई मात्रक नहीं होता है, वो आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, याद रखना आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये लेंस का आवर्धन है। यही जब दर्पण की आवर्धन पूछ दे तुमसे, दर्पण की आवर्धन, दर्पण की आवर्धन, तो उसका भी फॉर्मूला तुमको याद रखना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ का तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमको किसी हर हाल में क्या होना चाहिए, याद। और दो चीज और याद होना चाहिए ना, अगर देखो मैग्निफिकेशन जो होता है ना किसको डिवाइड बताता है कि नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, तो उसको बताता है। तो यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं, यदि मैग्निफिकेशन कैसा हो, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन कैसा हो, नेगेटिव, तो याद रखना प्रतिबिंब हमेशा कैसा आएगा, प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होता भाई, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि जरा बताओ मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, तो वास्तविक एवं उल्टा। अगर यही चीज दूसरा नंबर में हम लिखते हैं, हमेशा आभासी ना, कैसा होगा, आभासी एवं सीधा, ठीक है। आभासी एवं कैसा होता है, सीधा, ठीक है। यहाँ तक जरा बताओ किसी को दिक्कत है तो आगे बताएंगे फिर। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को परेशानी हो रहा है समझने में, इसलिए मात्रकहीन होता है ना, क्योंकि दोनों देखो हाइट ही है, हाइट को हमेशा किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर, तो ऊपर मीटर मीटर होगा तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में, तो याद रखना अगर यहाँ पे पूछ देना किस लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो याद रखना अवतल लेंस जो होता है ना, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। जबकि उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये भी पॉइंट को तुमको क्या कर लेना है, याद, ठीक है। अवतल लेंस का मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, और उत्तल लेंस का मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो जरा बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो नो सर कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, चलो ना, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताओ उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। एक बच्चा के आंसर आ रहा है अनुज का ऋणात्मक, नबील ऋणात्मक, ये ऑप्शन हो रहा है भाई, जरा बताओ। और कोई, खुशी ए, रितेश कुमार, वेरी गुड। आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, धनात्मक ना। देखो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है बाबू, धनात्मक। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, तो पॉजिटिव होती है ना, कैसी होती है, पॉजिटिव। अब याद रखना पावर ऑफ लेंस जो होता है ना, इक्वल टू कितना होता है, 1/f, पढ़ा होगा, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू कितना होता है, 1/f ना। तो यहाँ पे देख लो
इसका उत्तर लेंस के क्या होता है, पावर पॉजिटिव होता है। तो बताओ यहाँ पे पॉजिटिव एफ है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बताओ दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। किसका, तो उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल, उत्तल लेंस का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव। जबकि पावर नेगेटिव किसका होता है, तो अवतल लेंस का ना। क्वेश्चन पूछ लेगा नेगेटिव किसका होता है, तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का पावर कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। जबकि उत्तल लेंस का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना, पावर हमेशा फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर को इंक्रीज करना है तो फोकल लेंथ को क्या करना होगा, डिक्रीज। ठीक है, यदि अगर हमको पावर को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है, तो फोकल लेंथ को क्या करना होगा, इंक्रीज। इस रिलेशन को तुमको क्या करना है, याद रखना। क्वेश्चन पूछ देगा यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को इंक्रीज कर दिया जाए तो बताओ उसका पावर क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा ना। यदि अगर हम फोकस दूरी को डिक्रीज कर दे तो पावर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक और फार्मूला इसका होता है पावर का, ये भी याद रखना। पावर का 100 अपॉन का होता है एफ। इसमें जो फोकस दूरी होगा ना, कब, फोकस दूरी किस में होता है, एफ इसमें सेंटीमीटर में ना। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब ये वाला फार्मूला को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं ना। तो ऐसे फार्मूला आता है। अब इसका एक चीज और तुमको याद रखना है, एसआई मात्रक। क्या याद रखना है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। तो क्या होता है, डाईऑप्टर होता है ना। क्या होता है, डाईऑप्टर। क्या होता है बाबू, डाईऑप्टर ना। डायोप्टर किससे डिनोट करते हैं, डी से। या इसी को हम लोग पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, पर मीटर ही भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना लेंस का एसआई मात्रा का होता है डायोप्टर या पर मीटर होता है। ठीक है, लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। पावर बड़ा फार्मूला तो 1/f होता है। ठीक है, और शक्ति ना, यहाँ पे पावर हो रहा है, पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। शक्ति का एसआई यूनिट जरा बताओ। इसका याद रखना, एसआई यूनिट का होता है वाट होता ना। शक्ति का एसआई मात्रा का होता है, तो वाट होता है। चलो बताओ, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है, मिन्नी कुमारी, ए नहीं होगा मैया, बी होगा ना। शिवनाथ सिंह, ए नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा। चलो ठीक, वेरी गुड, हम आगे बढ़ते हैं। और कॉपी कलम लेके बैठा करना, ठीक है। जो जो नया पॉइंट आ रहा है उसको नोट करते जाना। ऐसा नहीं कि बस रजाई में सूत के उठ बैठ लिए हैं और देख रहे हैं, पता चला कि कहानी भी पूरा खत्म हो गया, एक क्वेश्चन भी याद नहीं हुआ। तो जो जो चीज़ तुमको नया आ रहा होगा ना, उस नया को नोट करना, ठीक है, तभी याद होगा बाबू लोग। चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते। बोलता है निम्न में से कौन सही है। अब बोलता है इनमें से कौन सही है। बताओ, Na2CO3 5s2, Na2CO3 10s2, Na2CO3 7s2, Na2CO3 2s2। बताओ इनमें से सही फार्मूला कौन है, जरा बताओ भाई, इनमें से सही फार्मूला कौन है। चलो, अनुज के आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर बी। और जरा बताओ भाई, चलो, अंकुल सही है, वेरी गुड। आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका कौन सा बोलते हैं, धोने का सोडा ना, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा, धोने का सोडा का फार्मूला दिया हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2 है ना। यहाँ पे जो होता है ना, जो 10H2 है ना, 10H2 हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जल। क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलीय जल कितना होता है, तो किसी भी कंपाउंड में जितना मोल, किसी भी कंपाउंड में जितना मोल वाटर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलीय जल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है धोवन सोडा में कितना जल होता है, तो 10H2 होता है ना। धोवन सोडा का जरा कोई यूज बताओ कहा को। इसका यूज ना, यूज याद रखना, ठीक है, कभी कभी यूज पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाता। ठीक है, यूज घरों की साफ सफाई में,
घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में भी किसका यूज करते हैं, धोवन सोडा का। या जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में ना, जल की कठोरता को क्या करने में, दूर करने में। बात आया समझ में। तो घरों की साफ सफाई में भी हम इसका यूज करते हैं और जल की कठोरता को भी क्या करते हैं, दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बाबू लोग, सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं। शिवनाथ सिंह डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्या आंसर होगा बाबू, बी होगा आंसर। ठीक है, थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ो। चलो देखो नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे बढ़े, इजाजत दो भाई, चलो ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता लोहा से जिंक के लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब लोहे में हम जिंक की परत को चढ़ा देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जरा बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन, और एग्जाम में 2023 में पूछा गया था, जैक में 2023 जैक में ही पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हमेशा इसको एग्जामिनर पूछते रहता है। जरा बताओ क्या आंसर होगा। चलो रितेश कुमार ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। क्या आंसर होगा, गैल्वेनीकरण। आंसर का हो जाएगा गैल्वेनीकरण है। जब लोहे के ऊपर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उस चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण ना, क्या कहते हैं, जस्तीकरण। यह गैल्वेनीकरण हमें क्या करता है, संक्षारण से बचाता है ना, किससे बचाता है, संक्षारण से बचाता है। देखो लोहे को गैल्वेनीकरण क्या करता है, संक्षारण से बचाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें किसका, जिंक ऑक्साइड का लेयर का हो जाता है, चढ़ जाता है। ठीक है, जिंक को जब लेप करते हैं उसमें जिंक ऑक्साइड का क्या बन जाता है, लेयर बन जाता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने नहीं देता। ठीक है, मिन्नी कुमारी ठीक है। जो इसमें गैल्वेनीकरण जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ जाता है। जैसे ही जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ेगा तो वह लोहा जो होगा ना, उसके ऊपर से ऑक्सीजन उसमें अटैक नहीं कर पाता, मतलब लोहे को ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण से बचाना। संक्षारण से बचाने का कई उपाय है। ठीक है, संक्षारण से बचाने का कई उपाय, पहला पेंट करके भी बचा सकते हैं, पेंट करके भी संक्षारण से बचाया जाता है। ठीक है, दूसरा गैल्वेनीकरण, अभी भी लिखे हैं गैल्वेनीकरण ना, गैल्वेनीकरण से भी कर सकते हैं। तीसरा ग्रीज लगा के भी कर सकते हैं, क्या लगा के, ग्रीज लगाकर। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे का होते हैं विधि, क्रोमियम का लेप भी चढ़ा के कर सकते हैं, किसका, क्रोमियम का लेप, क्रोमियम का लेप चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम का लेप, क्रोमियम का क्या करते हैं, लेप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कई विधियां होती है ना जिससे हम क्या करते हैं, संक्षारण से सुरक्षित कर सकते हैं ना। देखो विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, एक अम्ल को क्या कर देना, तोड़ देना। जैसे इसमें हम डाल दिए कॉपर सल्फेट, क्या डाल दिए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, याद रखना कॉपर सल्फेट अपवाद है, धातु का सल्फेट क्षारीय होता, लेकिन कॉपर सल्फेट कैसा होता है बाबू, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का नेचर कैसा होता है, तो याद रखना कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब इसको तोड़ देंगे तो दो चीज बनेगा, कितने प्रकार का आयन बनेगा, दो प्रकार का आयन बन जाएगा। एक बनेगा Cu2+, एक बनेगा SO4 2-। तो यहाँ से जब प्लस और माइनस बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन। या कब बनेगा, जब इसमें हम लोग क्या देंगे, विद्युत धारा, क्या दिया जाता है, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा के द्वारा हम किसी भी अम्लीय विलयन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। उस तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन।
विद्युत अपघटन का खोज कौन किया था? तो याद रखना माइकल फैराडे। किसने खोज किया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इसका क्या किया था? खोज किया था। बात आया समझ में? इसका खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है सभी बच्चों को। चलो ठीक। तेरा कर्तव्य बनता है लाइक और शेयर करना, मेरा कर्तव्य बनता है पढ़ाना। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता अभी अक्रिय तत्व है। क्या है? अक्रिय तत्व है। कौन कौन है भाई? कार्बन है कि हीलियम है कि सोना है कि हाइड्रोजन है? बताओ अक्रिय तत्व कौन है? जिशान। सर आप अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद भाई, अच्छे लग रहे हैं तो। चलो जरा बताओ अक्रिय तत्व इनमें से कौन है? चलो कौन किसका आंसर है? रितेश, नबील, वेरी गुड। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? हीलियम। अक्रिय गैस ना, अक्रिय गैस हम उसको बोलते हैं जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होता। फुलफिल का मतलब होता वह किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो हमेशा कहाँ रहेगा? शांत रहेगा, मतलब उसका सारी ऑर्बिट फुलफिल। जैसे देखो अगर हम बात करें हीलियम, हीलियम का डिनोटेड क्या से करते हैं? एच ई से। इसकी परमाणु संख्या कितना है? 2। तो बता इसका जो आउटर मोस्ट सेल है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का फुलफिल है। ठीक है, याद रखना पहला जो होता है ना सेल, हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, 2n² पढ़ा था। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता था 2n²। जिस किसी भी ऑर्बिट हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते थे, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का फुलफिल है। इसी प्रकार से देखो नियोन भी होता। कौन होता है? नियोन अक्रिय गैस होता है। इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 10। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और कितना 8। तो देखो आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए? 8। ठीक है, कोई भी अक्रिय गैस होता है ना, उसका बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। कितना होता है बाह्य कोश ना? बाह्य कोश में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। बट किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर ना, एक्सेप्ट कौन हो जाएगा? हीलियम। क्योंकि हीलियम का बाह्य कोश में कितना है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो तुमको देखो हम अक्रिय गैस का नाम लिख देते हैं। सबको अक्रिय गैस को क्या करना है? याद रखना ना। देखो आर्गन जो होता है ना, आर्गन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। वायुमंडल ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन होता है? आर्गन ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? तो 18। और मास नंबर कितना होता है? तो याद रखना 40। इसका देखो ना एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। कितना होता है? 40 यू होता है। ठीक है, क्या होता है? 40 यू होता है। कितना होता है? 40। अब देखो और हम तुमको नाम लिखते हैं। पहला का होता है हीलियम। ठीक है, हीलियम के बाद क्या आ जाएगा भाई? देखो हीलियम आता है, उसके बाद नियोन आता है, उसके बाद आर्गन आता है। जरा और कोई बताओ कौन कौन है? याद है किसी को? कौन कौन आता है? हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है ना, जेनोन होता है और रेडोन होता है। क्रिप्टन जरा बताओ, कोई को पता है सिंबल क्रिप्टन का क्या होता है? नहीं पता। के आर ना क्रिप्टन। और जेनोन जेड ई होता है ना, जेनोन को क्या होता है? जेड ई। रेडोन एक होता है रेडोन आर एन ना, एक होता है ऑक्जियन ओ जी होता है। ठीक है, इतना तुमको क्या करना है? याद रखना है, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। याद रखना यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता? वो है रेडोन। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? आर्गन ना। और यह ग्रुप नंबर किस में होता है? समूह संख्या 18। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तब समूह कौन सा होता है? 18 ना।
इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, समूह संख्या 18 या जीरो ग्रुप, क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप ना। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ अक्रिय गैस किस समूह में रहते हैं, तो ग्रुप नंबर 18, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप। ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल के किस साइड होती है, तो दाईं ओर होती है ना, किस साइड होती है, तो दाईं ओर होती है। सोना को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, Au से, ठीक है। और कार्बन को डिनोट किससे करते हैं, C से। सबसे अधिक यौगिक ना कार्बन की होती है, याद रखना, दुनिया में सबसे अधिक यौगिक किस तत्व को होती है, यौगिक है। सबसे अधिक यौगिक किसका है, तो कार्बन का होता है ना। अब यहाँ से देखो, सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है, सबसे अधिक तन्य यानी डक्टाइल या आघात वर्ध्य ना, आघात वर्ध्य, आघात वर्ध्य, ठीक है, मेलिएबल ना, आघात वर्ध्य धातु होती है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, तो सोना। सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन होता है, तो सोना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, चांदिया। हाँ देखो, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन का होता है सबसे पहला तत्व होता है, कौन सा होता है, पहला तत्व, ठीक है। और याद रखना, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। क्वेश्चन पूछेगा पीरियोडिक टेबल में कौन सी ऐसी तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन का होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है किस में, हाइड्रोजन में ना। याद रखना, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी पहला यह कैसा है, तो अधातु होता है ना, यह भाई कैसा होता है, अधातु, अपवाद है। या अधातु होने के बावजूद भी ग्रुप नंबर 1 में होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जबकि ग्रुप नंबर 1 में जितने तत्व होते हैं ना, सभी क्या होते हैं, तो वह धातु होते हैं, ठीक है। लेकिन यह है थोड़ा सा लतखोर टाइप में, एक क्या होता है, अधातु, जो ग्रुप नंबर किस में होता है, 1। इसलिए इस तत्व को आवारा तत्व बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको, आवारा तत्व बोला जाता है, आवारा ना। याद रखना, आवारा तत्व किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। बात आई समझ में कि नहीं, आई तो भाई यस लिख दो, और नहीं आई तो नो लिखो। कहाँ पे नहीं आया वो भी कमेंट करो, समझाएंगे। चलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो लिखो। चलो आगे बढ़ें। चलो देखो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, चलो यस वेरी गुड, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकता है, ठीक है ना। तो आगे क्लीन करके आगे बढ़ेंगे। चलो चलो, 12 नंबर तो तुम लोग को बता देना चाहिए क्योंकि बताए हुए हैं। 12, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बता, इमेजिनरी इमेज कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, मतलब इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है कि दोनों होता है, बोथ होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। बताओ, इमेजिनरी इमेज का नेचर पूछ रहा ना, इमेजिनरी इमेज कैसा होता है। चलो आ रहा है आंसर भाई। सीधा को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं बाबू इंग्लिश में, ठीक है। सीधा को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और उल्टा को इन्वर्टेड बोलते हैं। चलो आंसर आ गया। हाँ, रितेश का ये आ रहा है, इंट्रोवेट क्रिएशन, ये आ रहा है मिनी कुमारी, अच्छी हुआ रे भाई। चलो देखो, आंसर का हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, तथा कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होगा, आभासी, वर्चुअल होता है ना। कैसा होता है, तो वर्चुअल होता है। कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता, सीधा होता, सॉरी आभासी ना। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक ना, यानी रियल होता है। कैसा होता है, तो रियल होता है, ठीक है। तो याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो याद रखना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। किसमें, कॉनकेव मिरर में बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। किस में, उत्तल दर्पण ना, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स मिरर किस में बनता है? कॉन्वेक्स मिरर ना। एक कंडीशन होता है अवतल में भी जब आभासी बनता है, ठीक है, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच, ठीक है, जब वस्तु एफ एंड पी के बीच हो, पी के बीच हो, तो अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है किधर? दर्पण के पीछे। दर्पण के कहाँ बन जाएगा? पीछे, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा बियॉन्ड द मिरर बनता नहीं। कंडीशन एग्जाम में पूछ लेता। अवतल दर्पण के अपवाद कंडीशन है तो उसको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। और यह उत्तल दर्पण में तो हमेशा इसने प्रतिबिंब बनता है भाई। कैसा बनेगा? आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। लेंस की बात करें तो अवतल लेंस जो होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस, ठीक है, यानी कॉनकेव लेंस बोलते हैं ना। अवतल लेंस में जो होता है इमेज हमेशा कैसा बनता? आभासी। इसमें इमेज कैसा बनता? आभासी एवं सीधा बनता, ठीक है। जबकि यही बात करें उत्तल लेंस की, यही बात करें किसका? उत्तल लेंस की, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक, मतलब रियल ना, एवं कैसा? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। बात आ गया समझ में यहाँ तक? समझने की किसी तकलीफ है तो जरा बताओ। कोई भी ऐसा पॉइंट जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो? चलो क्लियर है सर, ओके, ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर ही रहना चाहिए। चलो बताओ 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? बता, एक माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर विद्युत धारा होती है? 10⁻⁻4 एम्पियर, 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻7। जरा बताओ भाई एक माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर करंट होता है? चलो आ रहा है इंट्रोवेट रितेश, कसी आ रहा, और बच्चे हैं तो बताएं भाई, बताना जरूरी है। देखो जब तक नहीं बताओगे तब तक नहीं पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। कोशिश करो सभी बच्चे आंसर देने का, ठीक है, तभी तुमको पता चलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सभी बच्चे, ये तेरा कर्तव्य है, हम इसको नहीं बोलते रहेंगे बार बार। चलो सभी का आंसर ठीक आ रहा, कितना हो जाएगा बाबू? 10⁻⁻6, ठीक है। तो याद रखना 1 माइक्रो एम्पियर ना, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर का होते हैं करंट होते हैं। और 1 मिली एम्पियर ना, अगर ऐसे पूछ दे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा? तो 10⁻³ एम्पियर होता, ठीक है। ये दो पॉइंट को तुमको याद रखना है, क्योंकि करंट का छोटा यूनिट होता है एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ठीक है, एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और सॉरी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ना। तो इसको याद रखना 1 माइक्रो में कितना? 10⁻⁻6, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकता ना, घबरा मत जाना, 10⁻6 एम्पियर लिख देगा। इसको ऐसा भी लिखा जाता है 1/10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो ये भी क्या है? सही है। मैथ में पढ़ा होगा ना कि जब नीचे आता है तो क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े कि नहीं? चलो ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या चलो भाई देखो अगला, देखो क्या ना, देखो 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है मीथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं?
क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना। सहसंयोजी का मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। जरा बताओ मीथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं शिवनाथ सिंह। सी होगा। देखो जरा क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो। चलो भाई जल्दी बताओ, लेट नहीं करना है। चलो रितेश कुमार 14 का ए आ रहा है, क्या बात है। और बच्चे इंट्रोवेट ए है, मुकेश ए है। चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं है भाई। देखो मीथेन की अगर हम बात करें ना, तो मीथेन की संरचना क्या होती है, CH4। मीथेन की संरचना क्या होती है, CH4। हमने बताया था कि कार्बन को कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए, 4, ठीक है। कार्बन को कितने बॉन्ड होती है, 4। तो हम ऐसे कर देंगे सी, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, ठीक है। अब इसको जब हम बॉन्ड को काउंट करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड तो कितना होगा, 1 2 3 और ये कितना, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मीथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, तो 4। कितने होते हैं, 4। देखो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा जो होता है ना साझेदारी से बनता है। किस प्रकार से बनता है, तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप से, साझेदारी से बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो साझेदारी से बनता है। हमेशा यह किस में बनता है, तो नॉन मेटल में बनता है ना। किस में बनता है, तो नॉन मेटल में बनेगा, मतलब यह अधातु में बनता है। कितने बनता है, अधातु में बनता है, ठीक है। कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल, एक का होता है डबल, एक का होता है ट्रिपल, ठीक है। एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, सबसे शक्तिशाली कौन होता है, ट्रिपल। सबसे कमजोर कौन होता है, तो सिंगल, ठीक है। यहाँ पे साझेदारी से बनता है। अब देखो इस मीथेन गैस का नाम क्या क्या पड़ता है भाई, इसको हम लोग मास गैस भी बोलते हैं। कौन सा गैस, मास गैस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मास गैस, या इसको फायर डैम्प गैस भी बोलते हैं। फायर डैम्प, क्या बोलते हैं, फायर डैम्प गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो होता है ना ज्यादातर कीचड़ों से निकलता है, ठीक है। धान की खेत में से कौन सी गैस निकलता है, तो मीथेन। तो जहाँ पे कीचड़ आ जाएगा बाबू लोग समझ जाना, वहां से कौन सी गैस निकल रहा है, तो मीथेन गैस निकल रहा है, ठीक है। यह सबसे सरल कार्बनिक यौगिक होता है ना मीथेन। CH4 की बात करें, देखो यहाँ पे सिंगल है डबल है, तेरी तो ना यार। अब यहाँ से थोड़ा देखना ना भाई, क्या करेगा, साझेदारी से ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, साझेदारी से बनता है, ठीक है। देखो सबसे सरल कार्बनिक, देखो सबसे सरल कार्बनिक यौगिक होता है ना, याद रखना सबसे सरल कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन होता, तो याद रखना सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन होता, मीथेन होता है ना। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन होता, तो मीथेन होता, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जरा बताओ भाई, यहाँ तक किसी को समस्या, जल्दी कमेंट कर दो अगर समस्या है तो। चलो नो सर, वेरी गुड, चले आगे, चलते हैं आगे। चलो देखो ना, क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो किया गया ना, वर्गीकरण, उसका आधार क्या है।
परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। जरा सभी बच्चे बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करो भाई। चलो कुछ बच्चा का तो आंसर आ जा रहा है। रितेश इंट्रोवेट 15 का डी आ रहा है भाई। चलो आंसर तो सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ही होगा। क्या होगा, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या होता है ना। देखो यहाँ पे बोला गया ना, जब किसी भी तत्व को, ठीक है सुनना गौर से, अगर किसी भी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाए तो उस तत्व के जो रासायनिक एवं भौतिक गुण जो होते हैं ना, परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन केमिकल डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर ना। तो यहाँ पे देखो बोला गया कि परमाणु संख्या ना, जब कोई भी तत्व है अगर तुम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाओगे तो एक निश्चित परमाणु संख्या के बाद तत्वों का गुण का होता मिलना शुरू हो जाता। ठीक है, तो उन्हीं के बाद जो सबसे पहले बताया था हेनरी मोजले। कौन बताया था, हेनरी मोजले। ठीक है, तो याद रखना है हेनरी मोजले ने बताया था। कब बताया था बाबू, तो 1913 में बताया था। कब बताया था, 1913 में बताया था। अब इसी के आधार पर तत्वों की संख्या कितनी होती है, 118 या बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया था, सजा दिया था। अब यहाँ से देखो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन बताया था, मेंडलीफ। किसने बताया था, मेंडलीफ। किसने बताया था, मेंडलीफ। सबसे पहले आवर्त सारणी की बात करें ना, तो आवर्त सारणी का खोज कौन किया था, मेंडलीफ ना। कब किया था, या आवर्त सारणी का खोज किया था। आवर्त सारणी का क्या किया था, खोज। आवर्त सारणी का खोज कौन किया था, तो मेंडलीफ नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, या 1872 ईस्वी में अपनी पत्रिका को जर्मन पत्रिका में छपवाया था। कब, 1872 ईस्वी में। कहाँ पे, तो जर्मन पत्रिका में छपा था। किसमें, जर्मन पत्रिका में ना। कहाँ पे छपा था, जर्मन पत्रिका में 1872 ईस्वी में छपवाया था। और उस समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। ठीक है, कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। इन्होंने 3 खाली स्थान छोड़ा था। याद रखना, कितना खाली स्थान, 3 खाली स्थान छोड़ा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में कितने खाली स्थान छोड़े थे, तो 3 खाली स्थान छोड़े थे। एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का जर्मेनियम बोलते हैं ना, सॉरी एक का एल्युमिनियम बोलते हैं। एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन और एक का जर्मेनियम बोलते हैं, बोरोन, सॉरी एक का बोरोन ना। 3 चीज होते हैं, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन और एक का एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखें, एक का मतलब होता है पहले, यानी उससे जो का पहले खाली जगह हो, तो 3 प्रकार के खाली जगह छोड़ा था। एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन और एक का एल्युमिनियम। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन और एक का एल्युमिनियम। 3 तत्वों को उन्होंने क्या किया था, खाली जगह के रूप में छोड़ दिया था। होता है, ठीक है, खाली जगह को छोड़ा था। अब इससे पहले जो आया था ना तत्वों का वर्गीकरण, सबसे पहले कौन किया था, डोबे रिनर। कौन किया था, डोबे रिनर। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का काम कौन किया था, डोबे रिनर। वो भी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही क्या किया था, सजाया था। और जिस समय यह कार्य कर रहा था उसमें लगभग कितने तत्व थे, 30 तत्व थे। इन्होंने त्रिक का नियम दिया था। कौन नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, यानी ट्राइड रूल दिया था। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड। क्या बोलते हैं, न्यूलैंड। ये भी कहाँ के था, इंग्लैंड के थे। ये भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था, तत्वों को सजाया था। और इसका जो नियम होता है ना, जिस समय ये काम शुरू किया था उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड जिसमें अपना कार्य किया था उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी, 56। पहला तत्व कौन था, तो हाइड्रोजन। अंतिम तत्व कौन था, तो थोरियम। ठीक है, 56वां तत्व कौन था, तो थोरियम था उस समय। अब पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन। इसका नियम कहाँ तक लागू होता है भाई, आगे जाके फेल हो गया। इसका नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है, कैल्शियम तक ही का होता है, लागू होता है। और यह
इसका नियम हल्के तत्वों के लिए लागू होता है। अब इसी न्यूलैंड के नियम को हम लोग अष्टक रूल भी बोलते हैं ना, अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अष्टक सिद्धांत। क्वेश्चन पूछेगा अष्टक सिद्धांत कौन दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। तो यहाँ पे तत्वों को क्लासिफिकेशन करने के लिए 4 साइंटिस्ट आए थे, और बीच में भी आए थे लोथर मेयर भी एक था ना, कौन था, लोथर मेयर था। ठीक है, लोथर मेयर था। अब बाद में कौन आया, सबसे लास्ट में नील्स बोर आया। ठीक है, कितना आया था, नील्स पहला आया था डोबेरिन, जिन्होंने ट्राइड रूल दिया था, 3-3 तत्वों को सजाया था। अब बोला था कि 3-3 तत्वों को सजाने पर बीच वाले तत्वों का जो एटॉमिक मास होगा अदर 2 तत्वों का एटॉमिक मास के क्या होगा, औसत होता है। ठीक है, मेंडलीव तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। या आवर्त सारणी का क्या खोज किया, जर्मन पत्रिका में 1872 में छपा। कुल तत्व कितना, 63। और कितने खाली जगह छोड़े, 3, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन और एक का एल्युमिनियम। फिर आते हैं कौन, हेनरी मोजले, कब आता, 1913 में। इसके समय कितने तत्व थे, 118, जो आज चल रहा है। आज का पीरियड टेबल किसका दिया हुआ है, हेनरी मोजले का, लेकिन जो तत्वों का वर्गीकरण बढ़िया से जो सजाने का काम किया है वह नील्स बोर किया था। जो हम लोग पीरियोडिक टेबल लेते हैं ना, उसको पढ़ते हैं, वो किसका दिया हुआ है, जो अरेंज किया हुआ है वह नील्स बोर का। ठीक है, एक और कौन था, न्यूलैंड्स, ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड। ये जिस समय खोज किए तो उसमें 56 तत्व थे। यह गाने के आधार पर सारे गामा पधनी सा में सजाया था, इसलिए बोला था कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता है, इसलिए इन्होंने का नाम दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। जिस समय काम किया था 56 तत्व, पहला हाइड्रोजन, अंतिम तत्व का था थोरियम, जिसको 56वां तत्व के नाम से जाना जाता है। इसका नियम सिर्फ कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। और भाई पीरियोडिक टेबल में यही 2 में काम किया गया, ये सब दोनों कुछ काम नहीं किया गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं, जरा बताओ समझ में आया या नहीं। चलो आया सर, ठीक है। अगर हमारी क्लास आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके नीचे लिख देना कि कैसा क्लास लगा, कहीं सुधार करने की जरूरत है तो वो भी लिखना। ठीक है, और भैया और है, अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन है भाई, चलो कर लेते हैं इसको। ठीक है, कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, हम सोचे कि लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखो, 16 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जरा इसे भी देख लो, दो तंत्रिका जो होते हैं ना उसके खाली स्थान को क्या कहते हैं, ध्रुमिका कहते हैं, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, आवेग कहते हैं। जरा बताओ, दो न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं। चलो जरा ये क्वेश्चन तो तुम ही लोग बताएगा भाई, देखते हैं कौन सही बताता है। चलो, रितेश कुमार 15A, और कमेंट में ये भी लिख देना है जहाँ हम कितना क्वेश्चन को सही किए। ठीक है, तो लोग जितना क्वेश्चन सही बनाया होगा उसको कमेंट में लिखना है कि हम 16 क्वेश्चन में कितना को सही कर लिए हैं। ठीक है, चलो बी आ रहा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक दरार ना साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच की जो खाली जगह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पे जो एक्सोन होता है ना, यह एक्सोन ये क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाता है। ठीक है, यह सूचनाओं को क्या करता है, सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ना, एक न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करता है, पहुंचाता है। क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, यह सबसे लंबा तंत्रिका होता है। ठीक है, एक्सोन जो होता है ना सबसे लंबा का होता है, तंत्रिका होता है। सुना होगा डेंड्राइट भी होता है, डेंड्रोन होता है। डेंड्रोन और डेंड्राइट जो होते हैं ना सूचनाओं को उत्पन्न करता है, जिसको क्या बोल, ध्रुमिका बोल देते हैं। ध्रुमिका क्या करता है, सूचना को उत्पन्न करता है। ठीक है, सूचना को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यह सूचना को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, एक होता है सेल बॉडी यानी कोशिका काय ना, एक होता है कोशिका काय। यह कोशिका काय का काम का होता है कि यह जो इंफॉर्मेशन होता है ना उसको विद्युत सिग्नल में क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखना कोशिका काय क्या करता है, वह सूचनाओं को किस में बदलेगा, या विद्युत सिग्नल में बदलता भाई। किस में बदलता है, विद्युत सिग्नल में। ठीक है, विद्युत आवेग में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच क्या होते हैं, खाली जगह होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। यह आवेग कहाँ बनता है, तो कोशिका काय में बनता है ना। कहाँ बनता है, तो कोशिका काय, सेल बॉडी जिसको बोलते हैं, कोशिका काय ही इसको क्या करता है, आवेग में चेंज कर देता है। ठीक है, बात अच्छा लगा होगा। चलो, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा सबको कमेंट करके बताएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक मेरा न्यू चैनल है नौकरी मित्र, ठीक है, वहाँ पे सभी बच्चे जा करके क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नौकरी मित्र है, देखो लोगो इस टाइप के लगा होगा। और डेली हम लाइव क्लास अब लेंगे, साइंस और मैथ दोनों ना। तो सभी बच्चे को डेली लाइव क्लास में क्या होता है, जुड़ना है। और उसी क्वेश्चन को हम लेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, वही क्वेश्चन को लिया जाएगा जो एग्जाम में 100% आएगा। जितना बता रहे हैं उतना सुन लो, एकदम दावे के साथ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 100%, 1% भी इधर उधर बाहर नहीं जाएगा। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम यही बता देंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम यही बता देंगे, तो उसके लिए भी सोचना नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को आराम से खाएं पिए और सो जाए। सबों को गुड नाइट।